बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम बात करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी फर्स्ट ईयर का। ठीक हो गया। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो अबाउट ओवरऑल वर्क के अबाउट होगा कि वर्क क्या होता है। ठीक है बेटा, अगर कोई आप लोग ऑब्जेक्ट लेते हो, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स एक्ट करती है तो वो ऑब्जेक्ट बेटा डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, वर्क बना देते हैं। यानी बेटा जब आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओगे, उस फोर्स की वजह से जो वो ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेटा वो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बेटा आप लोगों के पास कवर करेगा वो हमारे पास मिलकर क्या बना देगा, बेटा वर्क बना देगा। ठीक है, एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। यानी बेटा कोई बॉडी जिसके अंदर वर्क करने की सलाहियत हो, क्या प्रोड्यूस करती है, क्या कहलाती है वो सलाहियत, बेटा वो कहलाती है एनर्जी। अच्छा वैसे इनके बारे में डीपली बाद में करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक है बेटा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक हो गया। अच्छा बेटा टॉपिक ये है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सबसे पहले हमें आइडिया हो व्हाट इज कांस्टेंट फोर्स, यानी कांस्टेंट फोर्स क्या होती है। जैसा कि बेटा आप लोगों को आइडिया है कि जो फोर्स होती है ना, उसके अंदर बेटा हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ बेटा फोर्स के अंदर हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, फोर्स की बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ बेटा उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो आप लोगों ने याद रखना है बेटा जब हम फोर्स, अगर हमारे पास फोर्स है, फोर्स की ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, यानी बेटा नॉट चेंज, यानी ना फोर्स की बेटा मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, उस टाइप की फोर्स को बेटा आप लोग क्या बोलते हो, कांस्टेंट फोर्स बोलते हो। बेटा बेटा आप लोगों ने याद रखना है कांस्टेंट फोर्स वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारे पास चेंज नहीं होती। अच्छा उसके बाद बात करनी है कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन के बारे में। बेटा फर्ज कर लो आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसके ऊपर आप लोग एक फोर्स लगाते हो F। बेटा फोर्स लगने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसी डायरेक्शन में बेटा डिस्टेंस d कवर करता है। ठीक है बेटा, ये जो हमारे पास सारा प्रोसेस हो रहा है, इस सारे के सारे प्रोसेस को बेटा आप लोग नाम देते हो वर्क डन का। ठीक है, अच्छा अगर मैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की डिफाइन करूं तो बेटा आपने बताना है व्हेन आ, ठीक है, व्हेन आ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूस, व्हेन आ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा बेटा आप लोगों ने याद रखना है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने से जो बॉडी होती है वो डिस्टेंस कवर करती है, किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। यानी देखें अगर आप फोर्स राइट साइड पे लगा रहे हो तो बॉडी भी किस तरफ मूव कर रही है, राइट साइड पे मूव कर रही है। तो बेटा उस टाइम आप लोग बोलोगे व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। देखो बेटा फोर्स अप्लाई की किस पे, बॉडी पे, एंड बॉडी कवर डिस्टेंस, और बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कॉल्ड वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। बेटा आप लोगों ने याद रखना है जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाने से बॉडी क्या कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है, किसकी डायरेक्शन में बेटा, फोर्स की डायरेक्शन में। उस टाइम जो फोर्स का कंपोनेंट और जो बेटा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या बेटा, इधर भी आप डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज कर लें। अच्छा बेटा यानी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होती है इन दोनों के प्रोडक्ट को आप लोग बोलते हो वर्क डन, लेकिन इधर एक वर्ड यूज किया है कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। बेटा इससे क्या मुराद है, और मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इससे क्या मुराद है। यानी बेटा मैंने बोला वर्क किसके बराबर होता है, वर्क बराबर होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स के। ठीक हो गया, और बेटा मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया बेटा, अच्छा वो बराबर होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स के। ठीक हो गया, और बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, यानी इन दोनों का जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बेटा जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो बेटा वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है।
ठीक है बेटा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स से मुराद है यानी आपने फोर्स के साथ अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हो तो वो उसका कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी जब भी आप किसी भी बेटा क्वांटिटी के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हो वो उसका कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी बेटा आप लोगों के पास डी, ये बराबर आ जाएगा एफ डी cos थीटा के। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट में कि जब भी cos को खत्म करते हो बेटा एफ डॉट डी आ जाता है, एफ डॉट डी आ जाता है, डब्ल्यू बराबर आ गया बेटा एफ डॉट डी। अच्छा, एक डिफाइन हमने स्टार्ट पे की थी कि वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और बेटा दूसरी डिफाइन अब हम इधर करेंगे कि वर्क जो होता है बेटा वो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। ठीक है बेटा, आप लोगों ने याद रखना है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, वर्क डन कहलाता है। अच्छा बेटा, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स है। सबसे पहले आपने याद रखना है W बराबर होता है बेटा कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट के, यानी वर्क इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बेटा वैल्यूज पुट की, एफ डी कॉस्ट आ गया, कॉस्ट को खत्म करें तो बेटा आपके पास डॉट प्रोडक्ट आता है। ये चैप्टर नंबर 2 में जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हो उसके अंदर पढ़ा है बेटा आप लोगों ने। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का लेते हो तो बेटा क्या बन जाता है, वर्क बन जाता है। बेटा आप लोगों को पता है जो फोर्स है बेटा उसका यूनिट होता है न्यूटन, जो डिस्टेंस है बेटा उसका यूनिट होता है मीटर, इसलिए जो वर्क है उसका यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर बेटा, विच इज इक्वल टू जूल। ठीक है, याद रहेगा बेटा फोर्स का वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर जो जूल के बराबर होता है। और बेटा आप लोग सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो न्यूटन मीटर हमारे पास यूनिट होता है टॉर्क का, किसका यूनिट होता है, टॉर्क का। यानी बेटा वर्क का और जो टॉर्क का यूनिट है वो दोनों के दोनों यूनिट क्या है, सेम होते हैं बेटा आप लोगों के पास। ठीक हो गया। अच्छा, आपने याद रखना है न्यूटन मीटर बराबर होता है बेटा जूल के, और एक जूल बराबर होता है बेटा 10 की पावर 7 अर्ज के। ये एमसीक्यूज के तौर पे बेटा आप लोगों ने याद रखना है। अर्ज भी किसका यूनिट है बेटा, वर्क का यूनिट है, और ये अर्ज किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, क्योंकि बेटा वर्क भी बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी बेटा ये भी हमारे पास है एनर्जी ही होता है, क्योंकि एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी का जो यूनिट होता है बेटा वही किसका यूनिट होता है, वर्क का यूनिट होता है। अच्छा बेटा, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोग बेटा इधर से जूल की डिफाइन करें तो बेटा देखो आपने करनी है जूल की डिफाइन। जूल की डिफाइन कुछ इस तरह करनी है कि वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। यानी बेटा फार्मूला क्या था, W बराबर है एफ डॉट डी, फोर्स का यूनिट आ जाएगा, वर्क का यूनिट आ जाएगा जूल। ठीक है, और बेटा आपके पास फोर्स का यूनिट आ जाएगा न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा बेटा मीटर। देखो वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स, बेटा व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, यानी बेटा कितने न्यूटन फोर्स है, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर displacement of 1 meter in the direction of force। अच्छा बेटा, आप लोगों ने याद रखना है वर्क 1 जूल होगा अगर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करे, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो, 1 मीटर। बेटा वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा। अच्छा, ये हमारे पास होगी बेटा इसकी डिफाइन। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है, मैक्सिमम कब होता है। अच्छा बेटा, हमारे पास सबसे पहले आता है अगर फॉर एग्जांपल हम कह लें कि नो वर्क डन, हम पहले ये केस डील कर लेते हैं, नो वर्क डन, यानी वर्क डन कब नहीं होगा बेटा, आपने बताना है इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किस तरह होगा बेटा, परपेंडिकुलर होंगे तो उस टाइम जो वर्क होगा वो जीरो होगा। बेटा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे उस टाइम वर्क क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, जब फोर्स और ये परपेंडिकुलर होंगे बेटा जो एंगल होगा वो 90 का बनेगा। ठीक है, फार्मूला क्या था, W बराबर है एफ डी कॉस थीटा। बेटा जब थीटा की जगह आप लोग 90 पुट करोगे तो कॉस 90 बेटा आप लोगों के पास जीरो होता है। ठीक है, या जगह एफ डी जीरो, आप कहां से आएगा, जीरो।
यानी बेटा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल होता है 90 का, cos 90 0, तो इसलिए वर्क डन क्या होता है बेटा आप लोगों के पास है 0, यानी कोई वर्क डन नहीं होता। अच्छा बेटा उसके बाद हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है वर्क डन इज मैक्सिमम, यानी वर्क कब मैक्सिमम होगा बेटा आपने बताना है इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी बेटा जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस टाइम जो वर्क होगा, वर्क क्या होगा बेटा, वर्क आप लोगों के पास मैक्सिमम होगा। किस तरह बेटा, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, थीटा होता है 0 डिग्री का और बेटा cos 0 होता है 1, बेटा जहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आंसर दे 1 वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आपके पास आ जाएगा W बराबर है एफ डी cos, बेटा थीटा कितना देगा 0 और ये आ जाएगा d, बेटा ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा एफ डी। तो आपने बताना है बेटा जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एंगल 0 का होगा, तो उस टाइम जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। बेटा वर्क डन नहीं होगा जब परपेंडिकुलर होंगे, वर्क डन मैक्सिमम होगा जब पैरेलल होंगे। अब बेटा दो केसेस और हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास है वर्क डन इज नेगेटिव, यानी वर्क डन कब नेगेटिव होगा बेटा आपने बताना है इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक होगा बेटा, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, जब एंटी पैरेलल होते हैं तो बेटा एंगल बनता है 180 का। ठीक होगा, जब बेटा 180 का एंगल बनता है तो उस टाइम आप लोग पास आता है W बराबर है एफ डी cos थीटा, बेटा आप लोग थीटा की जगह पुट करते हो 180 और बेटा जो cos 180 होता है ना वो आपको आंसर देता है -1 का। ठीक है, तो आ जाता है बेटा एफ डी -1 और आ जाता है -FD। यानी बेटा जब वर्क और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो जो वर्क डन होगा वो आपके पास बेटा नेगेटिव वर्क डन होगा। उसके बाद वर्क डन इज पॉजिटिव, डन इज पॉजिटिव, यानी बेटा आप लोगों के पास जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव कब होगा आपने बताना है इफ एंगल, ठीक है, बिटवीन एफ एंड डी लेस देन 90, लेस देन 90। बेटा अगर एंगल 90 से लेस होगा तो उस टाइम वर्क डन पॉजिटिव होगा। बेटा कोई भी एंगल आप लोग पुट कर ले, फॉर आप लोग कहते हो W बराबर है एफ डी cos थीटा के, बेटा आप लोग इस टाइम पुट करते हो थीटा 45, ठीक है, और बेटा थीटा 45 बराबर होता है 1/√2 के, यानी एफ डी ओवर √2। बेटा आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में, तो आप लोग बोलोगे आप लोगों का जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा जब बेटा जो थीटा होगा वो लेस देन 90 होगा। अच्छा बेटा बुक में कुछ शायद इस तरह दिया हो कि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 के इक्वल कब होता है बेटा जब हमारे पास पैरेलल होते हैं। ठीक हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90, बेटा थीटा 90 कब होता है जब हमारे पास बेटा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तो ये दिया होगा साइन, इस तरह उस तरह करके देते हैं ग्रेटर देन लेस देन। अच्छा बेटा बच्चों को ना इश्यू होता है, फॉर एग्जाम्पल ये साइन लगाया तो ये बच्चे सोचते हैं ये ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है। तो बेटा आप लोग कभी भी चीज को इस तरह याद ना करो कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, बस एक चीज याद रखो, ये देखो ये क्लोज साइड है, ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, यानी फॉर एग्जाम्पल इधर 90 है, इधर थीटा है, इसका मतलब जो बड़ी साइड पे वो बड़ा है, जो छोटी साइड पे वो छोटा है, यानी ये ओपन साइड है, ये बड़ी साइड है। आपने कहना है 90 ग्रेटर है बेटा किससे, थीटा से। अब इसी स्टेटमेंट को इस तरह कर लें तो इस टाइम बेटा थीटा ग्रेटर है किससे, 90 से। ठीक हो गया, तो बेटा ये हमारे पास पहले कुछ टर्म्स थी, अब हम बात करते हैं इसे अगेन, यानी वर्क डन को हम ग्राफिकली किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, ग्राफिकली वर्क डन कैलकुलेट करना है। अच्छा ग्राफिकली वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए ना बेटा हमने सबसे पहले तो बात तो ग्राफ बनाना है। अच्छा जिन क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बनाना है उनके बारे में डिस्कशन करनी है। बेटा हमने एफ cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसके लिए बेटा आप लोग क्या करोगे, जो ग्राफ बनाओगे वो एफ cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के वर्सेस बनाओगे। बेटा इस एक्स एक्सिस पे आप लोग ले लोगे डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस पे बेटा आप लोग ले लोगे एफ cos थीटा। ठीक हो गया। अच्छा जैसा कि टॉपिक के स्टार्ट में बात की थी, फोर्स कांस्टेंट है बेटा, फॉर एग्जांपल समझ लें यहाँ तक फोर्स लग रही है, फोर्स इसके बाद चेंज नहीं होगी। अगर फोर्स चेंज होती तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता, यानी फोर्स चेंज नहीं हो रही, जितनी फोर्स पहले लग रही थी उतनी ही फोर्स लग रही है बेटा, सिर्फ डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसलिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल इस तरह आप लोगों को लाइन मिलेगी। ठीक है, अगर बेटा आप लोग इस शेप को चेक करो तो ये शेप एक आप लोगों के पास ट्राइंगल बन जाती है, वो सॉरी बेटा रेक्टेंगल बन जाती है। क्या बन जाती है, रेक्टेंगल बन जाती है। ठीक है, तो बेटा अगर आप लोग बात करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, ठीक है बेटा वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। फर्ज कर ले लेंथ बेटा एफ cos थीटा और विड्थ क्या है बेटा d, तो ये बन जाएगा एफ डी
cos थीटा जो के बराबर है एफ डॉट डी और जो बराबर है बेटा डब्ल्यू के। देखिए बेटा जब आप लोगों ने वर्ग ग्राफिकली कैलकुलेट करना था तो उसके लिए बेटा आपने ग्राफ बनाया, आपने एफ cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट को बेटा दोनों के दरमियान ग्राफ बनाया, आपने एफ cos थीटा को प्लेस किया वाई एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट को प्लेस किया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, आपने बोला बेटा ये जो बनाते हैं ये एक रेक्टेंगल होती है, आपने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। बेटा आपने लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया, एफ डी cos थीटा आ गया, cos को खत्म किया, डॉट आ गया, बेटा ये बराबर आ गया वर्ग के। यानी आपसे कोई पूछे एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या बताता है तो बेटा आपने बताना है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया होता है बेटा वो हमें किसके बारे में बताता है, वर्ग के बारे में बताता है। अच्छा बेटा जो छोटे छोटे दो क्वेश्चन हैं, एक इंसान है वो वॉल पे फोर्स लगा रहा है, किस पे यानी दीवार पे बेटा फोर्स लगा रहा है बेटा किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। तो वर्क डन क्या होगा बेटा आप सबको पता है, वर्क डन तब होता है जब फोर्स लगे और डिस्टेंस कवर हो। तो बेटा वॉल तो मूव ही नहीं करती, जब वॉल मूव नहीं करती तो डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा बेटा एफ डी cos थीटा के। जब बेटा डी ही जीरो होगा तो वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। बेटा आप लोगों ने याद रखना है क्वेश्चन ये था कि एक पर्सन है बेटा वो वॉल पे फोर्स लगा रहा है तो वर्क डन क्या होगा बेटा आपने बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है इसलिए वर्क भी जीरो होता है। बेटा एक और क्वेश्चन है, एक पर्सन है उसने अपने हैंड में बेटा वो बाल्टी को पकड़ा हुआ है, ठीक है, और बेटा उसको लेके जा रहा है, बताएं वर्क डन क्या होगा। ठीक है बेटा उसका जो यानी उसमें जो चीज हैंड में पकड़ी हुई है बेटा वो डाउनवर्ड है, मूव किस तरफ कर रहा है, आगे की तरफ। बेटा जब एक एक्स एक्सिस पे हो एक वाई एक्सिस पे हो एंगल बनता है 90 का, और आपने पढ़ा था जब एंगल 90 का हो तो बेटा cos 90 हमारे पास जीरो होता है इसलिए वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। उस केस में बेटा हमारे पास कोई वर्क डन नहीं होगा। अच्छा बेटा ये हमारा टॉपिक था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अगर इसके अबाउट आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।